नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। आज अपन स्टार्ट करेंगे आपका 10वीं के विज्ञान का फिजिक्स वाला पार्ट, यानी रसायन भौतिक विज्ञान के बारे में अपन बात करेंगे। इससे पहले अपने रसायन विज्ञान के बारे में बात किया था और उससे पहले अपने बायो के पार्ट के बारे में बात किया था। यानी भौतिक विज्ञान यानी इसके जो रसायन विज्ञान के पार्ट थे, आपका जो 7वां और 8वां पार्ट है वो आपके नए संशोधित सिलेबस के अनुसार हटा दिया गया है। तो अब अपन बात करेंगे आज 9वें पार्ट के बारे में, जो है प्रकाश के बारे में। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, क्योंकि ये जो पार्ट है आपके नंबर दिला सकता है अगर आपको इसकी अच्छी तरह तैयारी करते हैं तो देखते हैं इसके स्टार्टिंग से बिल्कुल बेसिक लेवल से लेके और बिल्कुल हाई लेवल तक, ताकि आपके एग्जाम के अंदर कैसा भी पर्सन आ जाए, कितना भी घुमा के पर्सन दे दे, आप उसको आसानी से कर पाएंगे। तो देखते हैं प्रकाश के बारे में, क्या होता है प्रकाश, और इसके बारे में जानकारी देते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रकाश। क्या है प्रकाश? आपको बोर्ड के ऊपर दिखाई दे रहा है, मैं आपको खड़ा हुआ दिखाई दे रहा हूं। इसका कारण कहीं ना कहीं क्या है? प्रकाश भी है। अगर यहां पर लाइटिंग नहीं होती, लाइट बिल्कुल नहीं होती, तो आपको कुछ भी नहीं दिखाई देता। ठीक है, यानी एक ब्लैक स्क्रीन दिखाई देती है, वैसी आपको मोबाइल के अंदर स्क्रीन दिखाई देती और आपको सिर्फ आवाज सुनाई देती। अपने को इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर जो भी चीज दिखाई देती है उसका कारण क्या है? प्रकाश है। यानी अपने जितना अपनी आंखें काम करती है उतना का उतना ही प्रकाश काम करता है। अपने को किसी भी रूम के अंदर क्यों दिखाई देता है? अपन वहां पर अगर मान लो कोई भी लाइट नहीं जल रही है तो बिल्कुल अंधेरा होगा कमरे के अंदर। जैसे ही अपने रूम के अंदर लाइट चालू करेंगे तो अपने को वो चीजें दिखाई देने लग जाती है। तो उस लाइट चालू करने से क्या हुआ? वहां प्रकाश उत्पन्न हुआ। ठीक है, और बात करें अपने को बाकी जो पृथ्वी का सबसे बड़ा प्रकाश का स्रोत है वो कौन सा है? सूर्य। सबसे बड़ा प्रमुख स्रोत है प्रकाश का, वो क्या है? सूर्य है। ठीक है, अपने को दिन के अंदर सारी चीजें बहुत ही क्लियर दिखाई देती है, जिसका कारण क्या है? सूर्य का प्रकाश है। अब ये प्रकाश किस तरह से गमन करता है और अपने को कोई भी चीज कलर में क्यों दिखाई देती है उसके बारे में बात करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इसको देखिएगा। अगर अपन बात करें प्रकाश का जो रंग होता है, ठीक है, वो कैसा होता है? सफेद, यानी रंगहीन जिसको कह सकते हैं, जो 7 मूल रंगों से मिलकर बना होता है। ये 7 रंग कौन से होते हैं जो अपने को इंद्रधनुष के अंदर दिखाई देते हैं? वो 7 रंग होते हैं। ठीक है, अब अपने तो ये तो समझ में आ गया। अब अपन देखते हैं कि अपने को कोई भी वस्तु का कलर क्यों दिखाई देता है। ये बोर्ड आपको व्हाइट क्यों दिखाई दे रहा है, ये मार्कर पर लिखा हुआ ब्लैक क्यों दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसका कारण जानते हैं। तो जैसे मान लो कोई भी वस्तु है, ठीक है, इसका मान लो क्या है, ये जैसे मान लो वस्तु है, इसका अपन कलर लेते हैं ग्रीन। ये वस्तु अपने को ग्रीन दिखाई दे रही है, इसका कारण क्या है? इसका कारण वास्तव में यह है कि जैसे ही सूर्य का प्रकाश इसके ऊपर आता है, जो सूर्य का प्रकाश आ रहा है, आने वाली प्रकाश किरण क्या है? इसके अंदर 7 रंग हैं। कितने रंग हैं? 7 रंग इसके अंदर मिक्स है। जैसे ये यहां पर आएगा तो इसने क्या किए? 6 रंग अवशोषित कर लिए। 6 जो रंग थे वो अवशोषित कर लिए। अवशोषित करने का मतलब होता है इसने सोख लिए। ठीक है, और वापस यहां से जो रिफ्लेक्ट हो रहा है ना, यहां से टकराने के बाद वो एक ही कलर हो रहा है, और वो कलर कौन सा है? हरा है, जिस कारण ये वस्तु हमें हरी दिखाई दे रही है। यानी कोई भी वस्तु का कलर दिखाई देने का कारण होता है सूर्य का प्रकाश उसके ऊपर आता है, या जो भी व्हाइट लाइट जो इसके ऊपर आती है उसके अंदर 7 रंग होते हैं। उसमें से वो क्या करता है? 6 रंगों का तो अवशोषण कर लेता है और एक रंग को वापस रिफ्लेक्ट करता है, वापस परावर्तित करता है। उसी कारण से अपने को वस्तु उसी की दिखाई देती है। तो आप फिर कहेंगे क्या सर 7 ही कलर की वस्तु होती है, इसके अलावा नहीं होती है? और भी होती है। वो क्या होता है? 2 कलर 3 कलर का मिक्स होता है फिर। ठीक है, जिस वजह से अपने को सारे के सारे कलर दिखाई देते हैं। अभी आप बात करेंगे रेड कलर की, तो आप मुझे बताएंगे कोई भी वस्तु हमें लाल क्यों दिखाई देती है? तो आपका सीधा सा आंसर होगा कि जो सूर्य का प्रकाश आ रहा है, वो सूर्य का प्रकाश क्या है? यहां पे आया तो इसके अंदर क्या है? 7 रंग हैं। ठीक है, इसने क्या किए? 6 रंग अवशोषित कर लिए। अब बताओ कौन सा अवशोषित नहीं किया? कौन सा रंग अवशोषित नहीं किया उसने? लाल रंग अवशोषित नहीं किया। तो अपने को वस्तु क्या होगी? एक रंग रिफ्लेक्ट करेगा, और जो कौन सा होगा? लाल रंग होगा, जिस वजह से अपने को वस्तु लाल दिखाई देगी। अब अपने को 2 बातें और ध्यान रखनी है। किस कलर की? एक तो अपने को याद रखना है व्हाइट कलर। कोई भी वस्तु अपने को सफेद क्यों दिखाई देती है? या पहले अपन देखते हैं कोई भी वस्तु अपने को ब्लैक यानी काली क्यों दिखाई देती है? ये आपको दिख रहा है काली। तो काली वस्तु में क्या होता है कि जो 7 रंग आ रहे हैं यहाँ पे,
ठीक है, वो वस्तु के ऊपर सातों रंग गिरे, मतलब जो व्हाइट कलर आ रहा है, सफेद प्रकाश, उसके अंदर जो 7 रंग हैं, जैसे ही वस्तु के ऊपर पड़ता है वो सातों रंग अवशोषित कर लेता है। सातों रंग क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है। एक भी कलर वापस रिफ्लेक्ट नहीं करता है, इसलिए अपने को वस्तु क्या दिखाई देती है? काली वस्तु दिखाई देती है, काला कलर दिखाई देता है। वस्तु के काले कलर दिखाई देने का क्या कारण होता है? कि उसने जो सातों कलर आ रहे थे उन सातों को क्या कर लिया? अवशोषित कर लिया, जिस वजह से अपने को वस्तु काली दिखाई देती है। बात करें सफेद की, कोई वस्तु अपने को सफेद क्यों दिखाई देती है? सफेद, सफेद के अंदर क्या होता है? जैसे प्रकाश आया, सातों रंग, वो सातों के सातों उसने क्या कर दिए? रिफ्लेक्ट कर दिए, वापस सातों के सातों परावर्तित कर दिए। अगर सातों रंग को वापस परावर्तित कर देता है, मतलब वापस भेज दिए उसने, तो एक भी कलर को अवशोषित नहीं किया, तो अपने को वस्तु कैसी दिखाई देगी? सफेद दिखाई देगी। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कलर किसी वस्तु का क्यों दिखाई देता है। कलर दिखने का मेन कारण क्या होता है? उसका कलर का अवशोषण हुआ है। कौन से कलर का अवशोषण हुआ है, या किसी का भी नहीं हुआ, या सारे का अवशोषण हो गया है, जिस वजह से अपने को वस्तु का कलर दिखाई देता है। किसी भी वस्तु प्रकाश का स्रोत होता है, वो प्रकाश किरणें उसके चारों तरफ फैलती है, ठीक है, जिस वजह से अपने को वस्तु का चारों तरफ से कलर सेम दिखाई देता है, अगर वो सेम कलर की है। उसके बाद में अपन बात करें वस्तु जो प्रकाश है वो गमन कैसे करता है। प्रकाश का गमन यानी ये चलता कैसे है प्रकाश। तो आप बात करेंगे, नॉर्मली अपने को प्रकाश दिखाई देता है वो सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक है, सीधी रेखा में कैसे? जैसे मान लो यहां पर एक जलती हुई मोमबत्ती रखी हुई है। अगर ये जलती हुई मोमबत्ती आप किसी दो गत्तों के अंदर छेद से यहां से देखोगे, तो यहां पर ये मोमबत्ती, यहां से अगर आप आंख से देख रहे हो, ये आंख है आपकी, यहां से अगर देख रहे हो तो ये आपको दिखाई देगी। अगर ये जो बीच में छेद है ये थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो गया तो मोमबत्ती जलती हुई दिखाई नहीं देगी। ठीक है, इसका मतलब क्या है? प्रकाश बिल्कुल सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक है, यानी सीधी रेखा कह सकते हैं, या किरण के रूप में गमन करता है, किरण या तरंग के रूप में गमन करता है प्रकाश। तो यहां तक आपको बात समझ में आया। दूसरा देखो उदाहरण जो अपन लेते हैं, अगर मान लो सूर्य का प्रकाश, यहां पर कोई मान लो लाइट लगा रखी है अपने, ठीक है, और यहां पर इसकी दीवार है, अगर प्रकाश इसमें से जाएगा तो क्या इतनी दूर में दिखेगा? बिल्कुल नहीं दिखेगा। आपको प्रकाश कैसे दिखाई देगा? यहां पर इतना बड़ा प्रकाश, यहां से इतनी दूर तक आपको प्रकाश दिखाई देगा। तो अभी तो आपने कहा अगर सीधी रेखा में गमन करता है तो फिर इतनी दूर दिखाई देना चाहिए था, सिर्फ ये दो किरणें जो जा रही है यहां ही दिखाई देनी चाहिए थी, दिखाई नहीं देना चाहिए था यहां तक, लेकिन फिर भी प्रकाश यहां दिखाई देता है। इसका कारण अपन ये मानते हैं कि जो प्रकाश है वो कण के रूप में गमन करता है, यहां किरण के रूप में और यहां कण के रूप में। तो यहां प्रकाश अपने को कण के रूप में, यानी कण इस छेद में से जैसे जाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? थोड़े थोड़े फैल जाते हैं, और जिसकी वजह से अपने को ये बड़ा स्पॉट दिखाई देता है, यानी बड़ा धब्बा प्रकाश का दिखाई देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? प्रकाश कण के रूप में भी गति करता है, प्रकाश किरण के रूप में भी गति करता है। तो जो एक वैज्ञानिक है डी ब्रॉगली, उन्होंने प्रकाश की दोनों प्रकृतियों को समझाया था। डी ब्रॉगली के अनुसार प्रकाश है वो द्वैत प्रकृति का होता है। अब ये द्वैत प्रकृति का मतलब क्या होता है? दोनों प्रकृति होती है प्रकाश की। प्रकाश कण के रूप में भी गमन करता है और प्रकाश किसके रूप में? किरण के रूप में भी गमन करता है। ठीक है, तो ये थी इसकी कुछ बेसिक जानकारी, यानी क्यों किसी चीज का कलर दिखाई देता है और प्रकाश किस रूप में गमन करता है। तो प्रकाश करता है, प्रकाश की प्रकृति आपसे पूछी जा सकती है कैसी होती है? तो द्वैत प्रकृति होती है। ये द्वैत प्रकृति का सिद्धांत किसने दिया था? द्वैत प्रकृति सिद्धांत। तो वैज्ञानिक का नाम क्या है? डी ब्रॉगली। डी ब्रॉगली ने द्वैत प्रकृति सिद्धांत दिया था। ठीक है, तो ये प्रकाश इस तरह से गमन करता है। तो ये थी प्रकाश की कुछ बेसिक जानकारी। अब देखते हैं, जैसे अपने बात की प्रकाश है जो सीधी रेखा में गमन करता है, ठीक है, उसके आधार पर अपन दो घटनाएं पढ़ते हैं प्रकाश की जो आपके सिलेबस के अंदर है, प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन। बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे इसको और बहुत ही आसान सी भाषा में समझेंगे ताकि आपको ये कभी भी नहीं भूलेंगे। 10th की क्या आप कभी भी लाइफ में भी नहीं भूलेंगे इसको, परिभाषाओं को आपको आसानी से याद रहेगा हमेशा के लिए कि परावर्तन क्या होता है और अपवर्तन क्या होता है। पहले अपन देखते हैं परावर्तन। परावर्तन का मतलब क्या होता है? कहीं ना कहीं किसी के रास्ते को परिवर्तित कर देना। अब ये कैसे होता है वो देखते हैं। एक पहले अपन चित्र के थ्रू समझते हैं, फिर इसकी परिभाषा देखते हैं। तो देखो, मान लो यहां पर कोई एक चमकीली सतह है,
ये क्या है? चमकीली सतह। चमकीली सतह का मतलब यहाँ पर एक ग्लास भी हो सकता है, यानी कांच हो सकता है, या दर्पण हो सकता है। अब कांच और दर्पण में थोड़ा सा अंतर आप ध्यान रखें। कांच का मतलब होता है जिसके अपन आर पार देख सकें, और दर्पण का मतलब होता है जिसके अंदर अपने आर पार नहीं दे सकते, जिसके अंदर अपनी खुद की शक्ल दिखाई देती है अगर सामने सीधा रखा हुआ है तो। ठीक है, वो क्या होता है? दर्पण होता है। तो अपन यहां पर बात करें, या तो क्या है, ये एक दर्पण है या फिर चमकीली सतह है। चमकीली सतह है। इसको बहुत ध्यान से समझे आप, इस चित्र से इसकी परिभाषा याद कर लेंगे और अच्छी तरह याद भी रहेगी। अब देखो, जब क्या होता है, आपने दर्पण इसकी परिभाषा या आपने इसकी घटना भी बहुत देखी होगी परावर्तन की। जैसे आपने देखा होगा, अपन क्या करते हैं, सूर्य के सामने ऐसे कांच को रख के और किसी दूसरे के फेस पर उसका रिफ्लेक्शन डालते हैं। वास्तव में वही क्या होता है? परावर्तन होता है। यानी जब प्रकाश की किरण किसी चमकीली सतह से टकराती है, जैसे अपने यहाँ प्रकाश की किरण कहां से आ रही है? सूर्य से। ठीक है, ये जैसे इस दर्पण के ऊपर टकराई तो ये फिर कहां जाएगी? इस दिशा में मुड़ के ऐसे चली जाएगी। तो ये जो घटना है यही क्या है? परावर्तन होता है। यानी सिंपल सी भाषा में बात करें तो जब सूर्य का प्रकाश किसी चमकीली सतह या दर्पण से टकराता है तो क्या होता है? वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। अब माध्यम का मतलब क्या होता है? जैसे ये आ रहा था हवा के अंदर, ये क्या था? कांच था, दूसरा माध्यम कांच, उसके अंदर नहीं गया है, वापस उसे टकरा के उसी माध्यम में लौट गया है। यही क्या होता है? परावर्तन होता है। अब यहां पर आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है। ये जो आने वाली किरण होती है ना, इसका स्पेशल नाम होता है आपतित किरण। क्या नाम होता है? आपतित किरण। ठीक है, और यहां से जो परावर्तित हुई, टकरने के बाद में जो वापस जाती है उसको कहते हैं परावर्तित किरण। क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। ठीक है, और ये हो गया इसकी चमकीली सतह या दर्पण हो गया। ठीक है, तो अपन इसकी परिभाषा लिखें परावर्तन की, तो देखो क्या होगी, जब प्रकाश की किरण किसी चमकीली सतह या दर्पण से टकराती है तो वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। माध्यम में लौट जाती है। प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी चमकीली सतह से टकराती है या दर्पण से टकराती है तो वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। इसको अपन क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब यहां पर अपन दो बातें और सीखेंगे, परावर्तन के प्रकार। परावर्तन के प्रकार। परावर्तन अपन पढ़ेंगे दो प्रकार के। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। जो पहला प्रकार है वो है नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन। और दूसरा जो प्रकार है वो है विसरित परावर्तन। अब इसको अपन चित्र से समझेंगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। पहला देखो, जब मैं चित्र बनाता हूं वो है नियमित का, नियमित परावर्तन। देखो नियमित परावर्तन क्या होता है? ये क्या है? एक समतल सतह है। कौन सी? ये समतल सतह है, चमकीली सतह या दर्पण है। जब प्रकाश की किरण इससे आती है तो प्रकाश किरण आपको पता है सारी समांतर आती है एक दूसरे के। ठीक है, ये आने वाली प्रकाश किरण जिसको आपतित किरण कहते हैं। जैसे ये इससे टकराएगी, टकराने के बाद क्या होगा? जैसे ये इसे टकराएगी तो टकराने के बाद इस तरह से जाएगी। ये कौन सी है? परावर्तित किरणें। तो आपको यहां से क्या समझ में आया? जब प्रकाश की किरण, देखो इसकी परिभाषा लिखे नियमित की, तो जब प्रकाश की किरण किसी समतल सतह से टकराती है, ठीक है, तो वापस नियमित रूप से परावर्तन के पश्चात कैसे जाती है? नियमित ही जाती है। तो उसको क्या कहते हैं? नियमित परावर्तन। दूसरा देखिए यहां पर प्रकार अपन विसरित परावर्तन। इसको भी चित्र से समझते हैं।
विसरित परावर्तन। देखो विसरित परावर्तन में क्या होता है, जो सतह होती है वो कौन सी होती है, समतल नहीं होती है, कैसी होती है, खुरदरी सतह होती है। अगर ये खुरदरी सतह है तो प्रकाश किरण आएगी इस तरह से, लेकिन जैसे ही परावर्तन होगा यहां से टकराएगी इससे, तो ये कैसे जाएगी, इस तरह से। ये कोई नियमित से नहीं जाती है, ठीक है, इधर उधर क्या हो जाएगी, बिखर जाएगी। विसरित का मतलब क्या होता है, बिखरना, ठीक है। तो ये बिखर जाएगी तो इसको अपन क्या कहेंगे, विसरित परावर्तन कहेंगे। तो देखो दोनों परिभाषाएं कैसी होगी, जब प्रकाश की किरण क्या होती है, किसी समतल सतह से टकराती है तो परावर्तन के पश्चात वापस नियमित जाती है या नियमित रूप से परावर्तित होती है, तो उसे क्या कहते हैं, नियमित परावर्तन कहते हैं। और विसरित परावर्तन, जब प्रकाश की किरणें किसी खुरदरी सतह से टकराती है तो क्या हो जाती है, नियमित रूप से परावर्तित नहीं होती है, नियमित रूप से नहीं होती है, अनियमित रूप से परावर्तित होती है या विसरित रूप से परावर्तित होती है। अनियमित भी कह सकते हैं, विसरित रूप कह सकते हैं। तो विसरित रूप से परावर्तित होती है उसे क्या कहते हैं, विसरित परावर्तन कहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों आपको परावर्तन के नियम समझ में आ गए होंगे। तो देखते हैं अपने नियमित और विसरित परावर्तन की परिभाषा क्या है। देखो ऐसा परावर्तन जिसमें नियमित आपतित किरणें किसी समतल चमकीली सतह, देखो कौन सी, समतल चमकीली सतह, यानी एकदम बिल्कुल सीधी, ठीक है, बिल्कुल भी खुरदरी नहीं होनी चाहिए। जैसे आपको बोर्ड दिखाई दे रहा है बिल्कुल समतल, इससे सतह से टकराकर नियमित ही परावर्तित हो जाती है तो इसे नियमित परावर्तन कहते हैं। जैसे प्रकाश किरणें नियमित आती है और नियमित रूप से क्या हो जाती है, वापस परावर्तित हो जाती है, तो उसे नियमित परावर्तन कहते हैं। विसरित परावर्तन, ऐसा परावर्तन जिसमें नियमित प्रकाश आपतित किरणें किसी खुरदरी, देखो कौन सी, अब बिल्कुल प्लेन जगह नहीं है, कौन सी है, खुरदरी है, ठीक है, खुरदरी चमकीली सतह से टकराकर अनियमित या विसरित परावर्तित होती है या नियमित रूप से परावर्तित नहीं होती है, उसे अपन क्या कहते हैं, विसरित परावर्तन कहते हैं। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा दोनों। अब यहाँ पे एक है परावर्तक, जो अपने पदार्थ पढ़ा था, ये देखो अपने कांच का पढ़ा था, कांच और दर्पण। तो देखो कांच को ही दर्पण में बनाया जाता है, लेकिन उसके ऊपर जो पॉलिश की जाती है वो किसकी की जाती है, यहां एक पर्सन है, ये पॉलिश का। कांच को दर्पण में परावर्तित करने के लिए चांदी या एल्यूमिनियम की पॉलिश की जाती है, ध्यान रखना, चांदी या एल्यूमिनियम, चांदी या एल्यूमिनियम की पॉलिश करके दर्पण यानी ऐसा पदार्थ जिसके आर पार अपन देख सकते हैं, या कांच ऐसा जिसके आर पार देख सकते हैं, उसके एक तरफ अपन चांदी की पॉलिश कर दें या एल्यूमिनियम की पॉलिश कर दें तो फिर अपन उसके आर पार नहीं देख पाएंगे, अपन खुद की उसके अंदर शक्ल देख पाते हैं, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है, जो पॉलिश जिसका किया जाता है वो पदार्थ होता है चांदी या एल्यूमिनियम, जिसको परावर्तक क्या कहते हैं, पृष्ठ के लिए रूप में बदला जाता है। इसके बाद में अपन देखें परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम ही देखो इसके जैसे ही अपवर्तन में भी आएंगे। पहले अपवर्तन की परिभाषा पढ़ेंगे, उसके नियम भी पढ़ेंगे। तो पहले इसको चित्र से समझते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये क्या है, पहले मैंने बनाया परावर्तक पृष्ठ, ये जिसको अपन कहते हैं सतह है, चमकीली सतह, ठीक है। अब यहां से प्रकाश की किरण हो रही है, ठीक है, यहां से टकराई और वापस यहां परावर्तित होगी, ठीक है। तो ये जो प्रकाश किरण है इसका नाम क्या होता है, इसको अपन कहते हैं आपतित किरण, आपतित किरण, ठीक है। ये क्या है, परावर्तित किरण। तो आप कहेंगे सर एक ही प्रकाश किरण आती है क्या, नहीं, बहुत सारी समांतर प्रकाश किरणें आती हैं, अपन एक लेके इसको सवाल को कर रहे हैं। इसके अपने क्या है, ये जो बिंदु है इसके ऊपर एकदम एक ऐसा मान लिया, यहां पे यहां बिल्कुल आपको ऐसे समांतर एक पृष्ठ माना है, जिसको अपन क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं, अभिलंब। ये क्या है, अभिलंब है। कहां पर आपको, जैसे यहां पर मान लो प्रकाश किरण एक, मान लो मार्कर से यहां से एक प्रकाश किरण आ रही है, यहां से ये मार्कर से आई, ये प्रकाश किरण इधर से आई, टकराई और यहां से जा रही है। तो इसके लंबवत मैंने क्या किया, एक सीधी रेखा मान ली, सीधा पृष्ठ मान लिया, जिसको ये क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं,
ठीक है, इसके बिल्कुल लंबवत एक रेखा है जिसको अपन क्या कहते हैं, अभिलंब। वास्तव में ऐसा कुछ होता नहीं है, अपने माना है सिर्फ। ठीक है, ये क्यों माना है, ये इसलिए माना है कि यहां पर जो कोण बन रहा है उसको अपन कहते हैं कोण आई, और यहां पर जो कोण बन रहा है वो होता है कोण आर। अब ये आई और आर क्या है, कोण आई जो है, कोण आई जो है उसको बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं, आपतन कोण। और जो कोण आर है वो होता है परावर्तन कोण। क्या होता है, परावर्तन कोण। तो ये आई क्या होता है, आपतन कोण, और आर क्या होता है, परावर्तन कोण। इनकी परिभाषा देखो, मान लो इसके 1 नंबर में आपसे परिभाषा पूछ ले तो क्या लिखता है, आपतन कोण। आपतन कोण किसे कहते हैं, देखो आपतन कोण क्या होता है, आपतित किरण तथा अभिलंब। देखो ये कौन सी है, आपतित किरण, और ये क्या है, अभिलंब। इसके बीच बनने वाले कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण। यानी आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाला कोण आपतन कोण कहलाता है। वैसे आपसे पूछ ले परावर्तन कोण, तो अभिलंब तथा परावर्तित किरण या परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण। परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। तो दोनों की सिंपल सी परिभाषा याद होगी, आपतन कोण आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनता है, परावर्तन कोण परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनता है। ठीक है, अब अपन बात करें इसकी परावर्तन के नियम की। ठीक, तो जो पहला नियम है परावर्तन का, पहला नियम क्या कहता है, देखो आपतित किरण इसी बिंदु पर आ रही है, देखो यहां पर इसी बिंदु पर, अभिलंब भी यहां पर है और परावर्तित किरण भी यहां पर जा रही है, तो इस तल पर एक ही बिंदु पर है। देखो ये आपतित किरण यहां पर आ रही है, अभिलंब भी यहां पर है और परावर्तित किरण भी यहीं से जा रही है। तो क्या लिखेंगे, आपतित किरण कॉमा परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में एक ही बिंदु पर होते हैं, एक ही बिंदु पर होते हैं। देखो आपको क्या पहला नियम समझ में आया, देखो आपतित किरण भी यहीं पर है, इसी बिंदु पर एक ही तल, ये एक तल है जिसको अपन कह रहे हैं ना चमकीली सतह। ये जो सतह है ये क्या है, एक तल है। ठीक है, ये क्या है, एक तल है। तो आपतित किरण परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर एक ही तल पर एक ही बिंदु पर होते हैं, एक ही तल में एक ही बिंदु पर होते हैं। ये है इसका पहला नियम। दूसरा नियम देखो क्या है, बहुत ही सिंपल सा दूसरा नियम है, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण बराबर होते हैं, या अपन कह सकते हैं कोण आई बराबर कोण आर के होता है। कोण आई मतलब आपतन कोण और कोण आर मतलब परावर्तन कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये क्या है, दो परावर्तन के नियम हैं। दोबारा से देखते हैं वापस से, परावर्तन के नियम क्या है। पहला तो है आपतित किरण परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में एक ही बिंदु पर होते हैं, एक ही तल पर। देखो आपतित किरण यहां से आ रही है, परावर्तित किरण यहां से जा रही है, अभिलंब भी यहां पर भी है। ठीक है, इस बिंदु का नाम पूछे आपसे तो इस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। जहां पर क्या आ रही है, आपतित किरण आ रही है, वहीं से परावर्तित किरण जा रही है और वहां पर भी वहीं पर क्या है, अभिलंब है। ठीक है, तो आपतित किरण परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर एक ही बिंदु पर होते हैं। और दूसरा नियम है आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। अगर ये समतल सतह है तो जितना आपतन कोण होगा उतना ही परावर्तन कोण होगा। अगर ये कोण आपको 60 डिग्री का है तो ये वाला भी 60 होगा। ठीक है, अगर ये 30 का है ना, तो ये नहीं है, ध्यान रखना। आपतन कोण तो ये है, अगर ये दे रखा है तो आपको इसको 90 में से घटा के ये निकालेंगे। ये मान लो आपको दे रखा है 30 डिग्री, तो 90 में से 30 घटाएंगे तो आपतन कोण तो 60 डिग्री होगा। ठीक है, ये 60 का, तो परावर्तन कोण भी कितना होगा, 60 डिग्री का। ठीक है, आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। ये थे अपवर्तन के 2 नियम। ठीक है, आपको इसको परावर्तन के 2 नियम आपको इसकी अच्छी तरह याद रखने हैं। अपवर्तन के नियम पढ़ेंगे वो भी इसके सिमिलर ही हैं, वो भी इसके जैसे ही हैं, तो इसको आपको अच्छी तरह ध्यान रखना है। इसके बाद में अपन बात करते हैं दर्पण के बारे में। किसके बारे में, दर्पण के बारे में अगर बात करें
दर्पण आपको मैंने क्या बताया था, दर्पण जिसमें क्या कर दी होती है, एक तरफ पॉलिश की होती है, ठीक है, उसको अपन क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। ठीक है, ये दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। दर्पण कितने प्रकार के, दो प्रकार के। दो प्रकार के कौन कौन से हैं अभी बताते हैं आपको। पहला है समतल दर्पण, कौन सा, समतल दर्पण। और दूसरा है गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। अब आगे अपन गोलीय दर्पण में पढ़ेंगे दो प्रकार। गोलीय दर्पण में क्या पढ़ेंगे, दो प्रकार पढ़ेंगे। कौन सा, एक तो होगा उत्तल दर्पण और एक होगा अवतल दर्पण। दूसरा क्या होगा, अवतल दर्पण। दर्पण अपन किसे कहते हैं, जिसके कांच की अपन एक तरफ पॉलिश कर देते हैं। किस चीज की पॉलिश करते हैं, एल्यूमिनियम या चांदी की। नॉर्मली अपन जो पॉलिश की होती है वो एल्यूमिनियम की होती है। क्यों, क्योंकि चांदी क्या होती है, एल्यूमिनियम की तुलना में बहुत ज्यादा महंगी होती है, इसलिए अपन पॉलिश किसकी की होती है, एल्यूमिनियम की जाती है। हालांकि पॉलिश चांदी की करने से क्या फायदा होता है, जो आपका चित्र है, जो प्रतिबिंब बन रहा है उसके अंदर, वो बहुत ही क्लियर बनता है। ठीक है, लेकिन उससे थोड़ा सा क्या होता है, हल्की क्वालिटी होती है जिसमें एल्यूमिनियम की पॉलिश की होती है, लेकिन अपने वहां मायने नहीं रखता है, इसलिए अपन क्या है, एल्यूमिनियम की पॉलिश वाला कांच या दर्पण यूज करते हैं। ठीक है, तो आपने पढ़ा दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है समतल दर्पण और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण भी दो प्रकार का होता है, एक होता है उत्तल और एक होता है अवतल। तो पहले अपने बात करते हैं समतल दर्पण के बारे में, थोड़ी सी बात करते हैं। ठीक है, दर्पण किसे कहते हैं, जिसके एक तरफ क्या की होती है, पॉलिश की जाती है, जिसके आर पार दिखाई नहीं देता है। अब अपन बात करेंगे समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। प्रतिबिंब मतलब जो अपन कांच के सामने खड़े होते हैं, कांच में जो अपना फोटो दिखाई देता है, अपनी जो आकृति कांच के अंदर दिखाई देती है, उसको क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिबिंब। तो इसके अपन पॉइंट लिख रहे हैं। देखो यहां पर मैं आपको बताता हूं समतल दर्पण के कुछ पॉइंट। पहले अपन इसको समझ लेते हैं फिर करते हैं। ये मान लो कोई समतल दर्पण है और दर्पण के इस तरफ ऐसे डैश डैश बनाया हुआ, मतलब इस तरफ पॉलिश की हुई है। ये कौन सा है, समतल दर्पण है। ये इस तरफ डैश डैश है ना, जिस तरफ ये लाइनें खींची होती है उसका तरफ पॉलिश की हुई है, यानी इधर से कोई व्यक्ति खड़ा होगा तो वो उसके अंदर दिखेगा। यहां खड़ा है तो उसका प्रतिबिंब का यहां बनेगा, प्रतिबिंब कहां बनेगा, यहां पर बनेगा। ठीक है, अपन कांच के सामने खड़े होते हैं तो प्रतिबिंब अपने कांच के अंदर दिखाई देता है। वो देखो उसके अंदर कौन सी बातें ध्यान रखनी है। पहला पॉइंट, जितना अपना आकार है कांच में भी उतना ही अपना आकार दिखेगा, यानी वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार क्या होता है, बराबर होता है। समतल दर्पण के अंदर जो बिल्कुल सीधा अपने घर में यूज करते हैं, ठीक है, उसमें जो बात कर रहे हैं वो बात करें। जो अपने ड्रेसिंग के अंदर इनके अंदर कांच लगे होते हैं वो क्या होते हैं, बिल्कुल समतल दर्पण होते हैं, बिल्कुल सीधे कांच होते हैं। ठीक है, तो पहला क्या हो गया, पॉइंट है प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर। प्रतिबिंब का आकार जो होता है वस्तु के आकार के बराबर होता है। ठीक है, दूसरी बात करें इसकी, ये तो हो गया इसका आकार। जितनी दूर आप प्रतिबिंब वस्तु से खड़े हैं, जितनी दूर आप कांच से खड़े हैं, मान लो आप कांच से 3 फीट दूर खड़े हैं, तो कांच के अंदर जो प्रतिबिंब होगा वो कांच से 3 फीट और अंदर दिखाई देगा। यानी आपके और आपके प्रतिबिंब के बीच की कुल दूरी कितनी होगी, यानी ये सामने मान लो आप खड़े हैं, ये 3 फीट है। ठीक है, तो आपको कांच के अंदर भी 3 फीट अंदर दिखाई देगा, यानी आपके और प्रतिबिंब के बीच की कुल दूरी कितनी होगी, 6 फीट। कितनी होगी, 6 फीट, या अगर 3 मीटर माने तो ये 3 मीटर अंदर दिखाई देगा, 6 मीटर हो जाएगी टोटल। समझ में आया आपको। जैसे मान लो यहां पर कांच लगा हुआ है, ठीक है, और मैं कांच से इधर 1 मीटर दूरी पर खड़ा हूं, तो कांच के अंदर मेरा प्रतिबिंब है वो कांच से 1 मीटर दूरी अंदर बनेगा। अब मेरा और मेरे प्रतिबिंब का जो दूरी होगी वो कितनी होगी, एक मेरी और एक उस प्रतिबिंब की 2 मीटर की दूरी होगी। ठीक है, तो अपन क्या बात करेंगे, दूसरा प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी तथा वस्तु की दर्पण से दूरी बराबर होती है।
बराबर होती है। जितनी दूरी पर वस्तु रखी हुई है उतनी दूरी पर वो होगा। ठीक है, तीसरा बात करें पॉइंट, प्रतिबिंब कैसा दिखाई देता है? सीधा दिखाई देता है। यानी आप जब वस्तु के सामने खड़े हैं इस तरह से, आपका सर ऊपर टांगे नीचे हैं, तो उसके अंदर भी ऐसा ही दिखाई देगा। ऐसा नहीं हो जाएगा कि आप टांगे ऊपर दिखाई दे रहा है सर नीचे दिखाई दे रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। यानी जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? सीधा प्रतिबिंब बनता है, सीधा प्रतिबिंब बनता है। किसके अंदर बात कर रहे हैं? समतल दर्पण की बात कर रहे हैं। समतल दर्पण में जो अपने चित्र दिखाई दे रहे हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। चौथा जो है पॉइंट वो क्या है? चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है चौथा, इसका जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है? पार्श्व परिवर्तित होता है। प्रतिबिंब जो होता है पार्श्व परिवर्तित से पहले अपन एक पॉइंट और कर लेते हैं, लास्ट में समझेंगे। पार्श्व जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है? आभासी प्रतिबिंब होता है। कैसा होता है? आभासी प्रतिबिंब। अब आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, जिसको अपन आगे जो प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे उसके अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। यहां पर समझने के लिए कोई वास्तविक प्रतिबिंब नहीं होता है। यानी दर्पण के अंदर की तरफ जो अपने को चीजें दिखाई दे रही हैं, ठीक है, वो क्या होता है? वहां पर प्रकाश की किरणें जाकर मिलती नहीं है, सिर्फ अपने को मिलती हुई प्रतीत होती है। उसको अपन क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। जहां पर प्रकाश की किरणें आके आपस में प्रतिच्छेद होती है या मिलती है, वो जो प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक प्रतिबिंब होता है। तो ये जो वास्तविक कोई चित्र ऐसा नहीं होता है। आप पीछे जाके देखेंगे तो आपकी शक्ल थोड़ी दिखाई दे रही है वहां पे, वो तो कांच के अंदर आपका एक झूठा चित्र दिखाई दे रहा है, मतलब वो आभासी चित्र है, काल्पनिक है एक। ठीक है, अब जो पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैंने आपको बताया था, ये क्या होता है? पार्श्व परिवर्तित होता है। प्रतिबिंब जो होता है पार्श्व परिवर्तित होता है, पार्श्व परिवर्तित प्रतिबिंब। अब ये पार्श्व परिवर्तित क्या होता है ये आपको ध्यान से समझना है। पूछा जाता है पार्श्व परिवर्तन किसे कहते हैं या पार्श्व परिवर्तित क्या होता है, इसको आप ध्यान से समझें। जैसे मान लो मैं आपके सामने इस तरह से, इस हाथ में, ये मेरा कौन सा हाथ है? राइट हैंड। राइट हैंड में मैं मार्कर लेके खड़ा हूं, तो कांच के अंदर जो मेरा प्रतिबिंब दिखेगा वो कुछ इस तरह से दिखेगा। अब ये मेरा कौन सा हाथ? इस साइड वाला हाथ ही है, लेकिन ये मेरा अब कौन सा है? लेफ्ट हैंड हो गया। तो जिस प्रतिबिंब में जिसके अंदर क्या होता है? अपना लेफ्ट यानी बायां जो दायां दिखाई देता है और दायां बायां दिखाई देता है, उस तरह के परिवर्तन को कहते हैं पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। यानी मैं इस हाथ में लेके ऐसे मार कर खड़ा हूं, ये मेरा राइट हैंड है यानी दायां हाथ है। अब जब मैं कांच के सामने आऊंगा तो मेरा इसी हाथ में दिखाएगा, इस साइड वाले हाथ में दिखाएगा, इसमें थोड़ी दिखाएगा। मेरा राइट हैंड ये था, अब मैं इधर आया तो राइट हैंड ये हो जाना चाहिए था, लेकिन इसमें नहीं दिखाता है। वो किस में दिखाता है? इसी साइड में दिखाता है। तो जिसमें वो मेरा दायां हाथ था, अब ये बायां हाथ में दिखा रहा है। जिसमें हमारा दायां बायां दिखाई देता है और बायां दायां दिखाई देता है, उस तरह के परिवर्तन को क्या कहते हैं? पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। तो पार्श्व परिवर्तन की परिभाषा देखो क्या हो जाएगी? पार्श्व परिवर्तन क्या परिभाषा हो जाएगी वो देखते हैं। तो देखो पार्श्व परिवर्तन की परिभाषा क्या हुई? ऐसा प्रतिबिंब जिसमें हमारा दायां भाग बायां दिखाई देता है और बायां भाग दायां दिखाई देता है, उस तरह के परिवर्तन को कहते हैं पार्श्व परिवर्तन। समझ में आ गया? बिल्कुल। देखो दोबारा से अपन बात करें, जो दर्पण होता है वो दो प्रकार का, एक समतल और एक गोलीय दर्पण। ठीक है, गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, पहला है उत्तल और दूसरा है अवतल। ठीक है, इसको अपन गोलीय दर्पण पढ़ेंगे तब इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी अपने को पढ़ना है समतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है उसके बारे में। तो पहला पॉइंट बना, जितना वस्तु का आकार होता है प्रतिबिंब का आकार भी उतना ही दिखाई देता है। दूसरा पॉइंट है, जितनी दूरी कांच से जितनी दूरी पर वस्तु होती है उतनी दूरी कांच पर उसका प्रतिबिंब भी दिखाई देता है। और जो तीसरा पॉइंट है वो प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा दिखाई देता है। जैसे मैंने आपको बताया, अगर ये मार्कर आप देखेंगे, इसका ब्लैक वाला कैप वाला पार्ट ऊपर दिखाई दे रहा है तो कांच में भी ऐसा ही दिखाई देगा, उल्टा दिखाई नहीं देगा ऐसा। ठीक है, तो सीधा प्रतिबिंब बनता है। चौथा क्या होता है? ये प्रतिबिंब आभासी होता है, झूठा होता है, काल्पनिक होता है। वास्तव में ऐसा कोई भी पीछे चित्र नहीं बनता है। अगला जो है पार्श्व परिवर्तित प्रतिबिंब होता है। पार्श्व परिवर्तित मैंने आपको बताया, जिसमें हमारा दायां भाग बायां दिखाई देता है और बायां भाग दायां दिखाई देता है, उसे अपन क्या कहते हैं? पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। तो ये था कुछ परावर्तन के बारे में बेसिक जानकारी।
ठीक है, उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बिल्कुल आसान सी भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर जरूर बताना है आपको। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।